तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? फर्स्ट, बायोएनर्जेटिक्स क्या होता है ये बताओ। एनीबॉडी +1 2 में किया हमने, थोड़ा बहुत किया है ना, केमिस्ट्री में भी किया है, थोड़ा बायोलॉजी में भी किया है। क्या होता है बोलो? इट डील्स विद energy changes during chemical reactions, right? अब कोई मुझे बता सकता है जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं पता? ये सारा रिएक्शन हमारे NADH FAD सारा वो आएगा चैप्टर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस पे बायोकेमिस्ट्री पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी इस पे। दिस इज द बेसमेंट फॉर एनी रिएक्शन। डोंट मिस नेक्स्ट क्लास, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। टुडेस क्लास इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो पहले तो ये बताओ ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। एनीबॉडी हु डजंट नो, यू जस्ट टेल मी, आई विल हेल्प यू। जस्ट बोलो। इसके लिए मोनोमिक होता है लियो, LEONGER। लियो के टॉयज आते हैं बच्चों के लिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड जर्मनी से GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब याद रहेगा मोनोमिक के साथ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, राइट? अब याद रहेगा इतना। अब एक्सक्यूज नहीं बोलना नेक्स्ट टाइम। Whenever you lose electrons, it is oxidation, GER, gain of electron is reduction, right? Now bioenergetics deals with energy changes during chemical reaction, right? और एक और टर्म की थी हमने +1 2 में, एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक। इसमें डिफरेंस पता है कि इसको भी हिंट दूं एक। हाउ विल यू रिमेंबर अगर कंफ्यूज हो गए तो? एक्सर्गोनिक है, एक्सेल होता है, एक्सेल में बाहर आता है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आता है, ठीक है? एक्सेल किया तो एनर्जी बाहर आई, तो रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक, राइट? एनर्जी इज रिलीज्ड। एंड एंडरगोनिक, इनटेक हुआ INTA की, तो क्या हुआ? एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इतना याद हो जाएगा? बोलो। एक्सर्गोनिक फ्रॉम एक्सेल, X फॉर एक्सेल, तो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, राइट? एंडरगोनिक, इनटेक हुआ, एनर्जी इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, राइट? ये दोनों क्लियर हो गई टर्म्स। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हुई? LEONGER, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। क्लियर हो गया? और बायोएनर्जेटिक्स क्या था? It deals with energy changes during chemical reaction, right? और chemical reaction फाइनली दो टाइप के होंगे, जहां तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, जहां उसमें कंज्यूम होगी। अगर रिलीज होगी तो रिएक्शन विल बी एक्सर्गोनिक, और अगर कंज्यूम होगी तो रिएक्शन विल बी एंडरगोनिक। ठीक है, आगे चले। फ्री एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्री एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, है ना? तो अगर एक्सर्गोनिक रिएक्शन है तो एनर्जी इज रिलीज्ड, तो उसमें डेल्टा G क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा G अगर नेगेटिव है तो 80% द रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक, और अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज एंडरगोनिक, राइट? नेक्स्ट क्या आया उसके बाद? एंथैल्पी। ये क्या होती है? And I find most of the students find confusing between enthalpy and entropy because both start from E, right? ये +1 2 में मल्टीपल चॉइस भी गलत करते थे, है ना? तो कैसे करोगे? एंथैल्पी का साइन क्या होता है? डेल्टा H होता है ना एंथैल्पी, डेल्टा H। तो H से क्या होता है? हीट। तो क्या बना? एंथैल्पी इज मेड ऑफ चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स, राइट? और एंट्रोपी क्या होता है?
आर आता है इसमें, तो आर से क्या आएगा? रैंडमनेस। नाउ यू कैन रिमेंबर इट इजली। तो एंथैल्पी क्या है? इट इज चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स, और एंट्रोपी is change in randomness or disorder of reactants or product, right? और इनका रिलेशन कैसे आएगा? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, राइट? तो डेल्टा G क्या था हमारा? फ्री एनर्जी निकलती है जो, और डेल्टा H क्या था? H से हीट थी, तो क्या हुआ? एंथैल्पी था, और T से टेम्परेचर आ गया, और डेल्टा S से रैंडमनेस थी, क्या थी वो? डेल्टा S। आर से रैंडमनेस है, आर से एंट्रोपी आ गई, और डेल्टा एस आ गया एंथैल्पी, डेल्टा जी इज फ्री एनर्जी, राइट? इतना याद हो गया कि नहीं हुआ? रिएक्शन अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो डेल्टा जी इज नेगेटिव, राइट? एनर्जी रिलीज हो रही है तो एनर्जी एक्सेल हो रही है, तो रिएक्शन हो गया एक्सर्गोनिक, राइट? अगर रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो एनर्जी इनटेक जा रही है उसमें, एंड इनटेक हुआ तो रिएक्शन हो गया एंटरजोनिक, उसने एनर्जी कंज्यूम की। इतना याद हो गया? एंथैल्पी क्या थी? एंट्रोपी, एंट्रोपी में आर आता है, इट इज रैंडमनेस, राइट? एंथैल्पी क्या थी? डेल्टा एच हीट कंटेंट, राइट? और डेल्टा जी है फ्री एनर्जी, ठीक है? अब उसके बाद क्या करोगे? और ये याद हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो LEO लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एंड GER गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इतना याद हो गया? नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेल्टा जी समझ आ गया आपको? नेगेटिव है डेल्टा जी, तो रिएक्शन कौन सा हुआ? एक्सर्गोनिक, एक्सेल हुई, उसमें से एनर्जी निकली, ठीक है? और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो उसमें हमने एनर्जी इनपुट दी, तो इनटेक हुआ इसमें एंटरगोनिक। इतना क्लियर है सबको अब तक? बोलो, पूछो कि नहीं? अभी घर पे पढ़ के आओगे रूम पे, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? एक्सर्गोनिक एनर्जी इज बीन एक्सेल्ड कमिंग आउट, राइट? डेल्टा जी इज नेगेटिव। एंटरजोनिक एनर्जी इनटेक हुई, कंज्यूम हुई, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, राइट? अब एक हमारा क्लासिकल रिएक्शन होता है एटीपी का। एटीपी हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं, एटीपी प्लस वाटर, तो क्या बनेगा? एडीपी प्लस फॉस्फेट, राइट? और इसका डेल्टा जी कितना होता है? -7.3 कैलोरीज पर मोल, राइट? तो एटीपी हाइड्रोलिसिस में हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई, कितनी हुई? -7.3 कैलोरीज पर मोल। डेल्टा जी इज नेगेटिव, व्हाट डज इट इंडिकेट? रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक, एनर्जी इज बीइंग रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन, राइट? अब इस रिएक्शन को हम एक थ्रेशोल्ड लेते हैं ड्यूरिंग एनर्जी चेंजेस, राइट? 7.0 कैलोरीज पर मोल इज कंसीडर्ड एज ए थ्रेशोल्ड, राइट? इसके अबव जो रिएक्शंस आएंगे उसमें एनर्जी दे आर हाई एनर्जी, उसके नीचे जो आएंगे दे आर लो एनर्जी, राइट? सो कंसीडर इट एज ए थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड कितना था? 7। यहां पे एटीपी वाला रिएक्शन आ गया, राइट? एटीपी की हाइड्रोलिसिस की हमने, तो क्या बना? एडीपी प्लस फॉस्फेट और -7.3 कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज हुई, एंड डेल्टा जी इज
negative, right? So it is a exergonic reaction. Any other reactions that generate energy more than this, they are considered as high energy compounds, right? और जो इससे कम करवाते हैं 7 से, they are considered as low energy compounds. क्लियर है सबको अब तक कि रिवाइज कराऊं दोबारा? बोलो बोलो बोलो, एनीबॉडी हु हैज डाउट यू कैन आस्क मी, देन आई विल आस्क आफ्टर दैट. बोलो, क्लियर है? डेल्टा जी वाज फ्री एनर्जी. रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो सकती है या कंज्यूम हो सकती है. अगर रिलीज होगी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, अगर कंज्यूम होगी तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा. क्लियर है? अगर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सेल हुई एनर्जी दैट इज एक्सर्गोनिक. अगर कंज्यूम हुई तो इनटेक हुई एनर्जी की उसमें कंज्यूम की दैट इज एंटरजोनिक, राइट? एंथैल्पी क्या थी? एंथैल्पी हीट कंटेंट. एंट्रोपी में आर आया, रैंडमनेस. तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी एस. डेल्टा एच बन गया, रिएक्शन बन गया. ठीक है. अब जब हम एटीपी की हाइड्रोलिसिस की, राइट, तो इसमें हाइड्रोलिसिस की तो हमारी -7.3 कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज हुई. डेल्टा जी क्या था? नेगेटिव. तो नेगेटिव डेल्टा जी इंडिकेट्स द रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक, राइट? वी कंसीडर दिस रिएक्शन एज मेजर बेंचमार्क, राइट, फॉर क्लासिफाइंग द हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी कंपाउंड्स, राइट? अगर रिएक्शन में डेल्टा जी इससे ज्यादा आ रहा है नेगेटिव, तो हाई एनर्जी कंपाउंड होगा. अगर इससे कम आ रही है तो दे आर लो एनर्जी कंपाउंड. डाउट इज क्लियर, राइट? अब आगे चलें. So certain compounds which relate less than 7.0 lower than ATP are referred to as low energy compounds. Clear हो गया सबको? और जो इसे ज्यादा बनाएंगे they are considered as high energy compounds, right? अब इनकी एग्जांपल्स आ गई. हाई एनर्जी कंपाउंड्स में क्या क्या आया? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आ गया, कार्बोनाइल फॉस्फेट आ गया, साइक्लिक AMP, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्रेटाइल एसिटाइल फॉस्फेट, राइट? और लो में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, राइट? और हाई एनर्जी कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, राइट? तो इसका मिनोमी क्या है? PAE. तो 5 ग्रुप्स आर देयर. Mnemonic is P, A, E, T and P. P for pyrophosphate, A से acyl phosphate, E से enol, then thioesters and phosphagens. इसमें कौन कौन से आएंगे? pyrophosphate में हमारा पहला मॉलिक्यूल ATP, राइट? और असाइल फॉस्फेट में क्या आएगा? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट आ गया और कार्बोनाइल फॉस्फेट आ गया. इनॉल में कौन सी आए? E फॉर इनॉल, E फॉर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, तो उसमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आ गया. और थायोएस्टर्स में दोनों असाइल वाले आएंगे, असाइल CoA एंड एसिटाइल CoA. असाइल CoA एंड एसिटाइल CoA. फाइनली बचे फॉस्फाजेंस. फॉस्फाजेन में 2 फॉस्फेट वाले बड़े मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोक्रेटाइन एंड फॉस्फोआर्जिनिन. एंड फॉस्फोआर्जिनिन. क्लियर इतना सबको? जो भी कंपाउंड्स एनर्जी रिलीज करते हैं तो डेल्टा जी इज नेगेटिव. और हम एटीपी वाले रिएक्शन को एज ए बेंचमार्क यूज करते हैं जिसमें 7.3 कैलोरीज रिलीज होती माइनस में. माइनस में मतलब एनर्जी रिलीज्ड, राइट? अब उसके ऊपर जो ज्यादा बनाएंगे उससे भी ज्यादा दे आर कंसीडर्ड हाई एनर्जी कंपाउंड. जो उससे कम बनाते हैं दे आर लो एनर्जी कंपाउंड्स. क्लियर है? हाई एनर्जी कंपाउंड्स की आगे 5 कैटेगरीज हैं. PAE, TNP, पायरोफॉस्फेट्स, इनॉल फॉस्फेट्स, असाइल फॉस्फेट, थायोएस्टर्स एंड फॉस्फाजेंस. एग्जांपल आपने देख ली. क्लियर है सबको इतना? आगे चले.
और जो फॉस्फोजन है लास्ट कैटेगरी, उसमें दो आते हैं, फॉस्फोक्रेटाइन, फॉस्फोआर्जिनिन। फॉस्फोक्रेटाइन कहाँ होता है? वर्टिब्रेट्स में, स्केलेटल मसल में, हार्ट में, ब्रेन में, स्पर्मेटोजोआ में। और फॉस्फोआर्जिनिन ओनली इनवर्टिब्रेट्स में होता है। And these phosphogens, they serve as reservoirs and help to maintain continuous supply of energy for biological function, right? हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं दो, एटीपी किया था हमने स्ट्रक्चर में, उसमें दो एसिड एंड्राइड बॉन्ड्स होते हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है ना। अब एटीपी की इंपॉर्टेंस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, और इसमें तीन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, राइबोस एंड ट्राइफॉस्फेट। और हाई एनर्जी का बॉन्ड में दो कौन कौन से बॉन्ड होते हैं जो हाई एनर्जी वाले? 2 फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड्स होते हैं विद ट्राइफॉस्फेट यूनिट होता है, ठीक है ना। ये तो +1 2 में किया है। और एटीपी सर्व एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब आ गया एटीपी एंड एडीपी साइकिल। इसमें क्या हुआ? सपोज यू हैव ए लो एनर्जी कंपाउंड, राइट, दैट मीन्स इट हैज लो एनर्जी, राइट। और उसके पास अगर एटीपी आ गया, हमने बोला एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट। जब कोई लो एनर्जी कंपाउंड है, उसके पास एटीपी आया, उससे मिला, ठीक है, तो उसको फॉस्फेट डोनेट कर देगा तो उसमें एनर्जी आ जाएगी। तो लो एनर्जी कंपाउंड विल बिकम हाई एनर्जी कंपाउंड, राइट। सिमिलरली अगर कोई हाई एनर्जी कंपाउंड आपके पास है और कहीं पे एनर्जी की जरूरत है, तो हाई एनर्जी कंपाउंड विल डोनेट फॉस्फेट, तो वो बन जाएगा लो एनर्जी कंपाउंड, लेकिन डेल्टा जी निकल जाएगा उसमें से, फ्री एनर्जी। तो वो रिलीज होगी तो क्या होगा? एनर्जी विल बी यूज फॉर द रिएक्शन, राइट। तो इसको यूज करते हैं हम एटीपी साइकिल में। जस्ट लुक एट डायग्राम फर्स्ट। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, हाई एनर्जी कंपाउंड है, 7.0 कैलोरीज पर मोल देता है, डेल्टा जी इज नेगेटिव, राइट। कर लिया अब तक हमने इतना, है ना। तो जब इसमें से फॉस्फेट निकलेगा तो बन गया डाइफॉस्फेट, एक निकल गया तो ट्राइफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट निकल गया, डाइफॉस्फेट बन गया। अब ये कहाँ यूज होगा? मसल कंट्रैक्शन, सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, थर्ड बायोसिंथेसिस में, एंड फोर्थ फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में, राइट। और अब मैंने बोला ये हाई एनर्जी कंपाउंड था, ये लो एनर्जी, क्योंकि इसमें से एनर्जी निकल गई, ठीक है। अब इस लो एनर्जी कंपाउंड को जब हम डोनेट करेंगे एनर्जी, वो रिएक्शन कौन कौन से दो होते हैं? वन इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, अदर इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, राइट। तो दोनों में से क्या आएगा? फॉस्फेट, वो एड अप होगा एडीपी में, तो फिर एटीपी दोबारा बन जाएगा, राइट। सो दिस इज एडीपी एंड एटीपी साइकिल, राइट। और अब एटीपी से कहीं एनर्जी डोनेट करनी है तो कैसे करोगे? हमने फिफ्थ कैटेगरी की थी फॉस्फोक्रेटाइन वाली, फॉस्फोआर्जिनिन, फॉस्फोजेंस वाली हाई एनर्जी कम। उसमें क्या करेगा? फॉस्फेट निकलेगा और क्रेटाइन से बन जाएगा क्रिएटाइन फॉस्फेट, राइट। क्रिएटाइन फॉस्फेट इज ए हाई एनर्जी कंपाउंड, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, राइट। इसने डोनेट कर दी, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, तो ये यूज हो सकती। कब? अगर फिर उसने कोई एनर्जी बॉडी में कम है तो इट विल डोनेट ए फॉस्फेट, राइट। द फॉस्फेट विल अगेन कम वाया substrate level phosphorylation and oxidative phosphorylation, right? So it will donate phosphate, ADP will convert to ATP, then again energy will be generated for the muscle contraction, active transport, biosynthesis and phosphorylation reaction. So this is known as ADP and ATP cycle. रेड वाला बेंचमार्क था 7.3 कैलोरीज पर मोल माइनस में डेल्टा जी। तो ये कौन सा एटीपी वाला रिएक्शन था? जो कंपाउंड से ज्यादा और रिलीज कर देंगे दे आर हाई एनर्जी कंपाउंड, जो कम करेंगे दे आर लो एनर्जी कंपाउंड, राइट। इतना क्लियर था। और एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट। तो एटीपी जब एनर्जी डोनेट करेगा तो कैसे करेगा? एटीपी में कन्वर्ट होगा, साथ में डाइफॉस्फेट बनेगा, फॉस्फेट निकलेगा और माइनस 7.3 कैलोरीज निकलेगी, तो माइनस डेल्टा जी इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो एटीपी से एनर्जी निकली, वो कहाँ यूज हुई? मसल कंट्रैक्शन में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, बायोसिंथेसिस में और फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में, राइट। और जब
एनर्जी इज एक्स्ट्रा इन द बॉडी, राइट। एटीपी फॉस्फेट करेगा, वो करटाइन फॉस्फेट में जाएगा, और लास्ट वाले टू जैसे इसमें बहुत एनर्जी है, फॉस्फोआर्जिनिन और फॉस्फोकरेटाइन जो स्टोर हुई है। अब इसको हम फॉस्फेट निकालेंगे तो सबसेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से दोबारा फॉस्फेट आएगा। अगर एनर्जी लो है जैसे उसकी लो थी, है ना, तो डाई में फॉस्फेट आया, एटीपी यूज हुआ, अब एनर्जी आ गई, मसल काम करने शुरू हो गए, बंदा कॉन्शियस हो गया। क्लियर है? एटीपी एंड एटीपी, देयर आर टू वेज, वन इज substrate level phosphorylation and the second is oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation क्या होती है? That is coupled with ETC and substrate level जिसमें directly at the level of substrate energy बनती है, right? You are not attentive. तो ATP can synthesize in two ways. One is oxidative phosphorylation and one is सबसेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव में क्या होगा? द ऑक्सीडेशन इज कपल्ड विद ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और सबसेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या होगा? एट द लेवल ऑफ सबसेट एनर्जी डायरेक्टली रिलीज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईटीसी, राइट। एंड इट इज द मेजर source of ATP in aerobic organism, oxidative phosphorylation, right? And it is linked with mitochondrial electron transport chain. सबस्ट्रेट लेवल में क्या हुआ? एटीपी कैन बी डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, राइट। ग्लाइकोलाइसिस में दो रिएक्शन किए थे हमने जहां सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती थी। कौन कौन से थे? एक था फॉस्फोनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बना था, दैट इज अ रिएक्शन जहां सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगी, एटीपी डायरेक्टली बनेगा। और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट वाला रिएक्शन जिसमें क्या बनता था? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये दोनों एग्जांपल है हमारी ग्लाइकोलाइसिस में से कौन सी? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की। और टीसीए में कहाँ यूज हुआ था? सक्सीनेट कोएसिस सक्सीनेट बना था, उस रिएक्शन को भी हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बनाते हैं। इन 3 रिएक्शंस में अभी तक हमने किए, ग्लाइकोलाइसिस वाले 2 और टीसीए वाला 1। इन दोनों में क्या नहीं यूज होता? ईटीसी डोंट डायरेक्टली इन्वॉल्व, सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोरिलेशन होती है, एनर्जी जनरेट होती है। तो दीज आर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की एग्जांपल्स हो गई। ये दोनों कर लिए। ये हमारा फॉस्फोकरेटाइन है जिसमें मसल ब्रेन में काफ़ी एनर्जी स्टोर है, और इन्वर्टिब्रेट्स में फॉस्फोआर्जिनिन की फॉर्म में स्टोर होती है, वो हमारी लो एनर्जी कंपाउंड थी जो बैठी थी, गिर रही थी, राइट। अब आगे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होती है बेटा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने रिवाइज करा दी थी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, राइट। तो एक ये क्या आता है? रेडॉक्स पोटेंशियल। इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। इज ए क्वांटिटी मेयर ऑफ टेंडेंसी और डॉग स्फीयर टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। उसका पोटेंशियल कितना है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके या गेन कर सके, उसको बोलते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। और अगर किसी का रिडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव है तो क्या होगा? ग्रेटर द नेगेटिव है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा, और अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? जितना नेगेटिव चार्ज किसी में ज्यादा है तो नेगेटिव बाहर आ सकता है ना, तो क्या होगा? इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और अगर पॉजिटिव है तो इट विल गेट इट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव, राइट। आगे चलें। ईटीसी ये है बेसिक रिएक्शन। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल अभी तक किए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमीनो एसिड। तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होकर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फाइनली सब। एंड जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है वो कोएंजाइम्स को जाते हैं, NAD से क्या बनता है? NADH। FAD से क्या बनेगा? FADH2, राइट। और जब ये ETC के साथ कपल होगा तो ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर एंड ATP विल बी जनरेटेड। दिस इज द समरी ऑफ ETC, राइट। अब इसको देखो, रिच कंपाउंड कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट particularly ग्लूकोज, फैट एंड undergo series of metabolic reactions and finally get oxidized to carbon dioxide and water, right? तीनों finally get oxidized to carbon dioxide and water. The reducing equivalent of various metabolic, वो क्या क्या जाएंगे? कौन सा? NADC था और FAD था। NAD से क्या बना? NADH। FAD से क्या बना? FADH2। NAD से बना NADH, FAD से बना FADH2।
फिर द लेटर टू रूसी प्लांट पास थ्रू ETC और रेस्पिरेटरी फाइनली रिड्यूस ऑक्सीजन टू वाटर। ये दो बने दोनों जो ETC से पास हुए तो फिर ऑक्सीजन को क्या रिड्यूस करके वाटर बनाया तो ATP जनरेट हो गया। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया करना पड़ेगा आज खत्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए 5 बच्चे आ जाओ, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स आ जाओ। लेट्स फिजिकली फील करें 3D में माइटोकॉन्ड्रिया। सर्कल बनाओ एक बड़ा बिग, गर्ल्स का सर्कल अलग होगा, लड़कों का अलग होगा। लड़के बड़ा बनाओ सर्कल एक। चलो सर्कल बनाओ बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट सर्कल बनाओ इस कलर का। राइट, जो गर्ल्स अंदर हैं राइट, तो हम इनको मैं बॉयज को टच कर रहा हूं आउटसाइड से। राइट, तो ये हमारी कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, अब मैं इसके अंदर गया तो ये गर्ल्स की लाइन है, ये बॉयज की लाइन है, और जो इस सर्कल में मैं घूम रहा हूं दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आ गई समझ? बॉयज की कौन सी थी? आउटर मेम्ब्रेन। गर्ल्स की कौन सी थी? इनर मेम्ब्रेन। और मैं कहा हूं डॉक्टर जसमीत इज इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर हो गया सबको? राइट, अब मैं मेम्ब्रेन से बाहर आ रहा हूं। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। येलो वाली हमारी गर्ल्स वाली क्या थी? इनर मेम्ब्रेन। राइट, और मैं यहां घूम रहा था, येलो वाला को मान लो। दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इतना क्लियर है सबको? ये याद रहेगा तो सारा कंप्लीट होगा। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन है हमारी गर्ल्स वाली, राइट, ये फोल्डेड टू फॉर्म बनी होती है क्रिस्टल। राइट, इससे क्या होगा जब ये फोल्ड होगा तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। राइट, और अब मुझे और अंदर जाना पड़ेगा। अब मैं जहां खड़ा हूं वो क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्लियर हो गया सबको? सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन। थोड़ा इधर आ जाओ, जॉइंट पकड़ो। आउटर मेम्ब्रेन समझ आ गई लड़कों की सारी? क्लियर है सबको बच्चों? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। अब मैं आउटर मेम्ब्रेन से जाऊंगा अंदर। अब मैं आ गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, मूव कर रहा हूं। क्लियर हो गया सबको? दिस इज इंटर मेम्ब्रेन। राइट, अब मैं जो लड़कियां हैं हमारी येलो वाली, अब इनके अंदर आ गया। ये जो सर्कल है येलो वाला, ये क्या था? इनर मेम्ब्रेन। और बीच में मैं कहाँ खड़ा हूं? मैट्रिक्स में। चलो अब बैठो अपनी जगह पे। तो आउटर मेम्ब्रेन क्लियर थी सबको? कहाँ थी? पर्पल वाली आउटर मेम्ब्रेन थी बॉयज वाली, और येलो वाली थी हमारी दिस इनर मेम्ब्रेन। राइट, और इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्या बनाई थी हमने? क्रिस्टल। राइट, फिर फाइनली मैं जब अंदर गया था ये क्या थी? मैट्रिक्स। ठीक है, जब बॉयज वाली मेम्ब्रेन के अंदर आया था तो ये वाली कौन सी थी? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बॉयज मेम्ब्रेन और गर्ल्स मेम्ब्रेन के बीच वाली स्पेस थी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। राइट, और जो ETC कहाँ होती है? हियर। ये कहाँ आई? इधर मेम्ब्रेन के इनसाइड आई। राइट, तो इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। राइट, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में फाइनली हमारा जो F01 कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें ATP जनरेट होता है। राइट, अब याद रहेगा? याद रहेगा ना? हमारी सारी गर्ल्स क्या थी? इनर मेम्ब्रेन। सारे बॉयज क्या थे? व्हेन आई ब्रीच्ड यू फ्रॉम द बॉयज तो क्या बना? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में था। फिर मैंने गर्ल्स को ब्रीच किया तो कहाँ आया? मैट्रिक्स में। राइट, और जो ATP कंपोनेंट्स कहाँ पे हैं? इनर साइड पे। राइट, और कॉम्प्लेक्स करें फिर। और एक बात और याद रखना, बाहर X पॉजिटिव ज्यादा है, अंदर लो है। राइट, आउटर मेम्ब्रेन ठीक थी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस थी, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थी। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टल, जिससे क्या बनता है? उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। और ये थी मैट्रिक्स। ये सारा अंदर आएगा। इनर मेम्ब्रेन के जहां NADH था, FAD था, कॉम्प्लेक्स 3, 4 एंड 5। इसको